Good morning, dear students. Myself, Miss Deepti from DIPS Karol Bagh. In today's lecture, we are going to continue the reading of History, Chapter 10, Political Situation in 18th Century. So, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मुगल एम्पायर की डिक्लाइन हो गई थी। औरंगज़ेब जो था आखिरी बादशाह था मुगल एम्पायर का, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा। उसके बाद के जितने भी मुगल एम्पायर आए वो इतने ताकतवर नहीं थे कि वो अपन इतने बड़े राज्य को संभाल सकें। और उनका मुगलों का जो कहते हैं ना कि शासन आखिरी राजा जो था वो बहादुर शाह जफर टू था, जो 1857 के रिवॉल्ट के बाद में उसको भी सिंहासन से हटा दिया गया था। तो मुगल एम्पायर बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया 1857 में। तो उसके मुगलों के औरंगज़ेब के मरने के बाद से लेकर बहादुर शाह जफर के सिंहासन में उतरने तक का ये टाइम पीरियड जो रहा है, ये 18th सेंचुरी का बहुत ही उथल पुथल भरा रहा है। इसमें कई रीजनल पावर्स थे जो पावर में आए और उन्होंने अपना राज किया है, और जिनमें मराठों का नाम आता है और भी बहुत से लोगों का नाम आता है। आज के लेक्चर में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। So independent provinces come to power after the later Mughals. Many of them seized power and set up new kingdoms such as Bengal, Awadh, Hyderabad and Mysore. So मुगल वाले सेंटर में ही पावर में रह सके और बाकी एरियाज, उसके दूर के जो इलाके थे, वो उनके जो शासक थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करके अपना राज्य चलाना शुरू कर दिया, जिसमें बंगाल का नाम आता है, अवध का नाम आता है, हैदराबाद का नाम आता है और मैसूर का नाम आता है। बंगाल के बारे में जो आता है, फारूक शिया ने अपॉइंटेड मुर्शिद कुली खान एज द गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1717, who shifted his capital from Dhaka to Murshidabad. He was succeeded by Sajaduddin Khan and Alivardi Khan. These rulers brought certain reforms in administration as follow. तो फारूक शिया ने मुर्शिद कुली खान को अपना गवर्नर बनाया बंगाल का 1717 में, और उसके बाद में जिसने अपना जो कैपिटल थी वो ढाका से, जो कि आजकल बांग्लादेश की कैपिटल है, उसको ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में लेके आ गया था। और उसके बाद के जो सक्सेसर रहे हैं, जय शाहजुद्दीन खान रहे हैं, अलीवर्दी खान रहे हैं, उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। इन्होंने बहुत से रिफॉर्म यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके आए हैं, जिससे कि भी उनका वो काफ़ी ग्रो कर पाए। जैसे कि एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स वर गिवन इम्पोर्टेंस, दे रिमूव करप्शन, हेल्प द पुअर फार्मर्स, दे एस्टेब्लिश पीस इन विद द मराठास। अब मुगलों को, औरंगज़ेब को भी मराठों ने काफ़ी तंग करके रखा हुआ था। वेयर एज बंगाल में भी बंगाल के जो ये राजा रहे हैं, नवाब रहे हैं, इन्होंने मुगलों के साथ संधि कर ली थी और उनके साथ में मैत्रीपूर्ण फ्रेंडशिप वाले सिचुएशंस रखी। इसके अलावा उन्होंने एग्रीकल्चर और ट्रेड को बहुत ध्यान दिया, उन्होंने उसको अपलिफ्ट करने का बहुत काम किया। उसके बाद में उन्होंने करप्शन को ख़त्म करने की कोशिश की और जो गरीब किसान थे उनकी मदद की। तो ये जो स्टेप्स थे ये उनके सक्सेस के बहुत बड़े कारण रहे। उसके बाद में आता है अवध। मोहम्मद शाह मेड सादत खान द गवर्नर ऑफ अवध इन 1722. He was very efficient but betrayed Muhammad Shah when he called him to protect Delhi from Nadir Shah. मोहम्मद शाह मुगल एम्परर रहा था, उसने सादत खान को गवर्नर बनाया था अवध का 1722 में। वो काफ़ी एफिशिएंट था, काफ़ी अच्छा आदमी था, बट उसने मोहम्मद शाह को धोखा दिया। और जब दिल्ली पर आक्रमण किया था नादिर शाह ने, तो उसने दिल्ली की हेल्प करने के लिए उसको बुलाया, तो उसने मना कर दिया और उसने अपने आप को आज़ाद कर लिया। लेटर अंडर द रूल ऑफ सफदर जंग द कंट्रोल एक्सपेंडेड टू द रोहिलखंड एंड लखनऊ. ही ब्रॉट पीस to the state, controlled the lawless situation, improved the financial position of the state, and organized the army, and was tolerant
towards Hindu and Muslim. मुगलों के एंड होने के पे औरंगजेब के जाने के बाद में लेटर जो मुगल आए उनके बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, लॉलेस सिचुएशन हो गई थी, कानून की व्यवस्था ही नहीं रही थी, जो जिसके जो मन में आता था वो करता था, करप्शन बहुत बढ़ गई थी, इससे जनता बहुत दुखी थी। तो जो भी ये जो रूलर्स बने हैं, लोकल रूलर्स बाद में जो गवर्नर्स बाद में रूलर्स बन गए, इन्होंने सबसे पहले उन एरियाज़ में कानून व्यवस्था की, लोगों को अपने सुरक्षित महसूस करवाया और ट्रेड्स की तरफ ध्यान दिया। तो अवध में भी सेम सिचुएशन उन्होंने की। निज़ाम ऑफ हैदराबाद इन 1722 निज़ाम मुल्क was appointed the governor of Deccan. He founded the Asaf Jahi dynasty. His successors were called Nizams of Hyderabad. सो सेम ही हैदराबाद का भी निज़ाम थे, उन्होंने 1947 में 1947 इंडिपेंडेंस के बाद भी ये निज़ाम्स लोग रहे थे, बट उनको बाद में अब सिचुएशंस चेंज हुई और उनको अब हमारे हिंदुस्तान का ये हिस्सा है। बट निज़ाम मुल्क को उन्होंने अपॉइंट किया था गवर्नर डेक्कन का, और उसने ही निज़ाम डायनेस्टी की शुरुआत की थी। नेक्स्ट इज द मैसूर. Hyder Ali was the powerful ruler in Mysore who took control of Mysore from the Wadiyar family. He fought with Marathas, Nizams and Britishers. He died in the Second Anglo-Mysore War. His son Tipu Sultan was called the Tiger of Mysore for his bravery and was a good general. He encouraged trade, introduced weights and measures, calendars and coinage system. सो मैसूर की बात आती है तो हैदर अली एंड टिप्पू सुल्तान का नाम आता है। हैदर अली ने वडियार फैमिली से मैसूर को जीता था और उस पर शासन किया था। जैसे ही हैदर अली काफ़ी ग्रेट वॉरियर था, वैसे ही उसका बेटा टिप्पू सुल्तान भी ग्रेट वॉरियर था, जनरल था, और उसको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था। उसने अपने टाइम पर काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज करने की कोशिश की, जिससे कि भी मैसूर में थोड़ी प्रोग्रेस हो सके। उसके बाद में आते हैं सिख कुड नॉट इस्टेब्लिश अ सेपरेट स्टेट इन स्पाइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ खालसा। तो सिखों का अपना कोई अलग स्टेट नहीं बना, जैसे कि बंगाल, अवध और निज़ाम वालों ने किया, ऐसे सिखों ने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक फॉर्मेशन की थी, खालसा पंथ की थी। Banda Bahadur became a leader and resisted the Mughals. The invasions of Nadir Shah, Ahmad Shah, Abdali, and the conflict between the Afghan and followers of Nadir Shah enabled Sikhs to form small groups called Missals, but the Missals were never united. It was under Maharaja Ranjit Singh that they all united as one Sikh kingdom and Maharaja Ranjit Singh became their ruler. सिखों को कभी कोई अपने अंडर कंट्रोल कर ही नहीं सका। वो हमेशा ही मुगलों से लड़ते रहे। पहले वो मुगलों से लड़ते रहे, फिर नादिर शाह, अहमद शाह के अटैक हुआ, उनसे लड़े। तो इसके कारण वो छोटे छोटे गुटों में बट गए थे, जिसको वो मिसल्स कहा जाता है। 12 मिसल थे इनके। तो ये 12 मिसलों में अपने आप में बट गए थे और इन्होंने छोटे छोटे विलेज में लगे 10-12 विलेज में इनका था। बट महाराजा रंजीत सिंह ऐसे रहे हैं जिन्होंने इन सभी मिसलों को इकट्ठा किया और सिख किंगडम की स्थापना की। और महाराजा रंजीत सिंह पहले सिख वो किंग बने थे पंजाब में। ठीक है। राजपूत्स, तो Rajputs were very powerful and had a support of Mughals, but during the period of Aurangzeb, relationship between the Brahma Rajputs and Mughals becomes strained due to the stringent policy of Aurangzeb, who did not pay attention to the states of Malwa, Mewar, Jaipur and Malwar. Later, due to rise of Jats and Marathas, the position of Rajput declined. The famous Rajput ruler was Swai Raja Jai Singh, who built the city of Jaipur, the Jantar Mantar observatories at Ujjain,
Jaipur, Mathura, Delhi, and Banaras were set up by him. He also fought for women upliftment. राजपूतों का मुगलों के टाइम पे बहुत राज रहा है। हम चाहे राजा टोडरमल की बात करें, चाहे हम और राजा मानसिंह की बात करें, ये सब राजपूत थे जो मुगलों के अंडर काम करते, मुगलों के साथ में इनके अच्छे रिलेशन थे और मुगलों के अंडर काम करते थे। बट औरंगजेब के टाइम पर मुगलों के साथ में इनके रिलेशंस बिल्कुल ख़राब हो गए, और क्योंकि कुछ औरंगजेब की नीतियों के कारण ये सब कुछ हुआ, और औरंगजेब ने राजपूतों की तरफ कोई खास ध्यान ना देने के कारण इनके रिलेशंस बिल्कुल ही ख़राब हो गए। ऊपर से मराठे और जाट कम्युनिटीज़ भी पावर में आने लग पड़ी, जिसके कारण राजपूतों का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। इनमें सिर्फ एक ही राजा उस टाइम सक्सेसफुल रहे हैं, वो रहे हैं स्वयं राजा जयसिंह, जिन्होंने 5 ऑब्जर्वेटरीज बनाई हैं। जिसको ऑब्जर्वेटरीज, वो काफ़ी अच्छे फिलोसफर थे, इवन की ज्योतिषाचार्य भी थे, और ही वॉज अ गुड नॉलेज, हैविंग द गुड नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। तो उन्होंने ये जंतर मंतर दिल्ली में बना हुआ है, चाहे जयपुर में बना है, मथुरा में बना है, बनारस में बनाया था और उज्जैन में बनाए थे। इन 5 जगहों पे उन्होंने ऑब्जर्वेटरीज बनवाई थी, जो कि आज भी काम करती हैं और आज भी बिल्कुल एक्यूरेट टाइमिंग देती हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सन डायल, वर्किंग सन डायल सिस्टम जो है वो राजा जयसिंह का ही है। ये जो सन डायल जो बनाए हुए हैं, ये सन डायल सिस्टम से बने हुए हैं। उसके बाद में आते हैं जाट्स। The Jats were a group of agriculturists who lived in Delhi, Agra and Mathura. They revolted against the Mughals and rose power in 17th century. One of the famous leaders was Churaman. The Jat kingdom became powerful under the leadership of Surajmal, who captured the city of Agra and other places in North India. However, after the death of Surajmal, the Jat state declined. तो जाट्स कुछ भी नहीं थे, वो किसान थे जो दिल्ली और आगरा और मथुरा के आसपास के इलाकों में रहते थे। बट उन्होंने मुगलों के अगेंस्ट उनके आवाज़ उठाई और वो पावर में आए, और उनका फेमस लीडर रहे चूड़ामल। जाटों में सबसे फेमस लीडर रहा, जो किंग रहे हैं, वो राजा सूरजमल रहे हैं, जिन्होंने आगरा को जीता था। बट सूरजमल के मरने के बाद में जाटों में कोई भी इतना सक्सेसफुल राजा नहीं रहा है। ये कुछ रीजनल लीडर्स पावर्स थी जो कि मुगलों के डिक्लाइन के बाद में ये पावर में आई हैं। इनमें एक का रह गया है, वो रह गए हैं मराठास। उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।